गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करने वाले हैं मंत्री परिषद के बारे में। आप आज हम स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने बात की है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति है उनके बारे में बहुत ही डिटेल से हमने पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे जो मंत्री परिषद है, और मंत्री परिषद में हम बात करने वाले जो इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं उन आर्टिकल्स की बात करेंगे दोस्तों। और जो हमारे जो मंत्री परिषद का जो स्ट्रक्चर है यानी कि जिसकी संरचना है, हम यूँ कह सकते हैं कि जो मंत्री जो कितने प्रकार के होते हैं उन सभी मंत्रियों की टाइप्स को हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स जुड़ेगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों मंत्री परिषद। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मंत्री परिषद का जो उल्लेख है दोस्तों वो कौन से आर्टिकल में, यानी कि आर्टिकल 74 में इसका उल्लेख बताया गया है। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 74 में किस बात की हमें जानकारी मिलती है, हम यूँ कह सकते हैं कि आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति से रिलेटेड कौन सी बात इसमें शामिल है। ठीक है, देखिएगा। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 74 में यह बात बताई गई है कि राष्ट्रपति को सलाह और उसको सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ये बात आप याद रखिएगा। जो आर्टिकल आपका जो 74 है, इस 74 में यह बात बताई गई है कि एक मंत्री परिषद होगी, और वो मंत्री परिषद दोस्तों हमारा जो प्रेसिडेंट है, इंडिया का जो प्रेसिडेंट है, उसको सलाह और उसको सहायता देने के लिए इस मंत्री परिषद का गठन किया गया है। तो यही आप बात याद रखिएगा, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति क्या करेगा दोस्तों, अपना कामकाज करेगा, यानी अपना काम करेगा। एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 74 में यह बात बताई गई है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और जिसकी सलाह के अनुसार दोस्तों हमारे इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो कार्य करेगा। तो दोस्तों आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, ऐसी सलाह को राष्ट्रपति क्या करेगा, पुनर्विचार के लिए एक बार तो दोस्तों वो मंत्री परिषद के पास से उसको लौटा देगा, किंतु अगर वही सलाह दोस्तों दोबारा से लौट कर वापस मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह के रूप में कार्य करने के लिए भेजती है, तो दोस्तों वह सलाह, उस सलाह को दोस्तों जो हमारा प्रेसिडेंट है बाध्य होकर उस सलाह को उसको मानना ही पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि आपको याद क्या रखना है कि आर्टिकल 74 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया गया है, और उस मंत्री परिषद के गठन के साथ ही दोस्तों जो मंत्री परिषद उसको सलाह देगी, उस सलाह के अनुसार हमारा भारत का प्रेसिडेंट वो कार्य करेगा। लेकिन राष्ट्रपति एक बार तो जो मंत्री परिषद के द्वारा दी गई जो सलाह है, यानी कि उस सलाह को पुनर्विचार के लिए तो वापस लौटा सकता है एक बार मंत्री परिषद के पास। अगर वही सलाह दोस्तों दोबारा लौटकर राष्ट्रपति के पास आती है, तो दोस्तों ऑब्वियसली बात है कि राष्ट्रपति को बाध्यकारी रूप में होकर उसको उस सलाह को मानना ही पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये फैक्ट आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। तो आर्टिकल 74 में ये बात बताई गई है। दो तीन बातों को याद रखिएगा। आर्टिकल 74 में क्या बात बताई गई है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए या उसकी सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया गया है, और मंत्री परिषद क्या करेगी दोस्तों, मंत्री परिषद सलाह देगी और उस सलाह को राष्ट्रपति कार्य के रूप में उसको अपनाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उस सलाह के अनुसार कार्य करेगा। लेकिन राष्ट्रपति एक बार तो उस सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस मंत्री परिषद के पास लौटा देगा, लेकिन दोस्तों वही सलाह दोबारा से अगर मंत्री परिषद सलाह के रूप में राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो बाध्य होकर दोस्तों उस सलाह को राष्ट्रपति उसको मानना ही पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग उसको कार्य करने पड़ेंगे। आई होप डियर फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो हमारी मंत्री परिषद है, इस मंत्री परिषद के गठन की हम बात करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, मंत्री परिषद के गठन की अगर बात करें तो मंत्री परिषद के गठन में दोस्तों कौन सा आर्टिकल लगता है, आर्टिकल 75। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर सलाह और सहायता की अगर बात करें तो दोस्तों आर्टिकल 74 लगेगा, लेकिन मंत्री परिषद अगर हम गठन कर रहे हैं तो आर्टिकल 75 लगेगा। तो इसको आप याद रखिएगा। देखिएगा गठन में क्या बात आती है। देखिए दोस्तों,
जो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री जो है, यानी कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है दोस्तों, वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन अन्य मंत्री की नियुक्ति भी दोस्तों राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा आप बात याद रखें कि जो राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति की सलाह से ही करता है। तो याद रखिएगा ये आर्टिकल 75 में बात आती है। तो एक बार फिर से देखिए दोस्तों कि राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन दोस्तों उनकी नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेगा और सलाह के अनुसार अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है दोस्तों। तो याद रखिए दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो प्रधानमंत्री होता है इस प्रधानमंत्री की क्या होती है, नियुक्ति होती है, यानी कि प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है और अन्य मंत्रियों को भी दोस्तों नियुक्त किया जाता है, यानी कि निर्वाचन नहीं होता है, यानी कि निर्वाचित नहीं होता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, नहीं दोस्तों, नियुक्त होता है। कौन करता है, राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है। और अन्य मंत्री भी दोस्तों नियुक्ति होते हैं, उनकी भी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेकर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, देखिएगा अब बात आती है कि जो मंत्री जो होते हैं वह अगर कोई मंत्री बनते हैं तो उनकी जो योग्यता क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा एलिजिबिलिटी की अगर बात करें दोस्तों, मंत्रिपरिषद की योग्यता क्या क्या योग्यता होती है, कौन से जो मंत्री कौन से व्यक्ति मंत्री बन सकते हैं, कौन से नहीं बनते, उनके लिए योग्यता की बात अपन करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिएगा पहली बात, कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य होता है, देखिए दोस्तों ये आपको दिख नहीं रहा है तो इसको मैं लिख देता हूं, यानी कि संसद है, यानी कि पार्लियामेंट का एक कैंडिडेट होता है, यानी कि सदस्य होता है, याद रखिएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य है, मंत्री पद की नियुक्ति मंत्री पद पर वो नियुक्त हो सकता है। पहली बात तो ये है। देखिए दोस्तों कोई भी व्यक्ति है, यानी कि मंत्री कौन बनेगा, वह संसद का सदस्य है। ठीक है, वही मंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, क्या वो भी मंत्री पद पर आसीन हो सकता है, बताइएगा। तो बिल्कुल सही बात है कि हो सकता है, क्योंकि संसद का सदस्य है, लेकिन कोई भी संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन वो भी दोस्तों वो भी मंत्री पद ले सकता है। मैं भी और आप भी इस मंत्री पद पर आसीन हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसके लिए कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें होती हैं। कौन सी शर्त होती है दोस्तों, देखिएगा, यदि वह सदस्य नहीं है, किसका, संसद का सदस्य नहीं है, और उसको मंत्री पद ग्रहण करने के पश्चात अगर आपको मंत्री बना दिया जाता है, तो दोस्तों उस व्यक्ति को जो संसद का सदस्य नहीं है फिर भी मंत्री पद पर वो आसीन है, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि मंत्री पद ग्रहण करने के पश्चात 6 माह के भीतर भीतर उसको सदस्यता लेनी होगी, किसकी, संसद की, पार्लियामेंट की सदस्यता लेनी होगी, तब वह अपने पद पर बना रहेगा। अगर 6 महीने के बाद में दोस्तों अगर वो मंत्री पद यानी कि संसद का सदस्य नहीं लेगा, यानी सदस्य नहीं बनेगा या सदस्यता नहीं लेगा, तो उसको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा, यानी कि वह मंत्री पद पर नहीं रहेगा। तो आई होप्स डियर फ्रेंड्स ये आपको बातें समझ में आ गई है। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, मंत्री पद की जो योग्यता एलिजिबिलिटी है उसमें कोई भी व्यक्ति मंत्री तभी बन सकता है जब वह संसद का सदस्य होता है। लेकिन दोस्तों आप मैं भी बगैर संसद का सदस्य रहते हुए हम मंत्री बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए दोस्तों कंडीशन यह है कि अगर जिस तारीख से हमने मंत्री पद ग्रहण कर लिया है उस तारीख से 6 महीने के भीतर भीतर हमें संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। अगर हमने सदस्यता ग्रहण कर ली है 6 महीने के भीतर भीतर, तो दोस्तों हम मंत्री पद पर बिल्कुल आसीन रहेंगे। अन्यथा हम 6 महीने के भीतर हम संसद का सदस्यता नहीं ग्रहण करते हैं तो हम हमारे पद से बिल्कुल दूर हो जाएंगे, यानी कि बर्खास्त हो जाएंगे, हमारा मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात आप याद रखिएगा।
यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो मंत्री परिषद है दोस्तों, ये मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। और इस फैक्ट में दोस्तों अधिकांश स्टूडेंट कंफ्यूज में रहते हैं और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो उसको बिल्कुल रॉन्ग करके आते हैं। जो स्टूडेंट बिल्कुल डीप जाकर इस टॉपिक को पढ़ता है, इस बात को पढ़ता है, वही स्टूडेंट बिल्कुल इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही करके आता है। लेकिन दोस्तों आज आपका कंफ्यूज मैं बिल्कुल दूर करने वाला हूं। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिएगा और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है। दो बातों को याद रखिएगा दोस्तों, एक तो सामूहिक रूप से, एक व्यक्तिगत रूप से। सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से। सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसको याद रखिएगा दोस्तों। सामूहिक रूप से तो दोस्तों मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से दोस्तों या तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं या प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा सिर्फ राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं बात पढ़ी होगी कि प्रधानमंत्री के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। कि दोस्तों ये तो क्वेश्चन की प्रकृति के आधार पर इसका आंसर हम दे सकते हैं। अगर ऑप्शन में दोस्तों क्या राष्ट्रपति नहीं है ऑप्शन में, तो दोस्तों आपको क्या करना है, प्रधानमंत्री को टिक लगाना है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा। अगर क्वेश्चन आए कि मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो दोस्तों अगर ऑप्शन में राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है तो सबसे पहले आपको वरीयता किसको देनी पड़ेगी, राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी। अगर दोस्तों राष्ट्रपति ऑप्शन में नहीं है तो दोस्तों आपको फिर वरीयता किसको देनी पड़ेगी, हमारे पीएम को देनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये आज आपका ये जो कन्फ्यूज है प्रति उत्तरदायी के प्रति, वो आपका दूर हो गया है। तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई दोस्तों, आगे बढ़ें। ओके आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब थोड़ा सा हम एक फैक्ट कर लेते हैं। देखिएगा हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, जिसको उच्चतम न्यायालय भी हम कह सकते हैं, कि उच्चतम न्यायालय जो क्या बात कहता है कि दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो संसद हो या आपका विधानमंडल हो, यानी कि सेंट्रल में तो संसद पार्लियामेंट और राज्यों के अंदर विधानमंडल होता है, उसका सदस्य अगर नहीं है, ठीक है, तो वह व्यक्ति लोकसभा या विधानसभा, यानी कि संसद में तो लोकसभा और विधानमंडल में संसद में तो लोकसभा और विधानमंडल में विधानसभा, इसके कार्यकाल से सिर्फ एक बार ही मंत्री बन सकता है। दोबारा मंत्री बनने के लिए उसे सदस्यता लेनी ही होगी। देखिए दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य है वही मंत्री बन सकता है, या हम यूँ कह सकते हैं राज्यों के अंदर विधान मंडल है, यानी कि विधानसभा का अगर सदस्य नहीं है तो वो भी विधानमंडल का सदस्य, वो भी मंत्री बन सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी होते हैं दोस्तों, अगर वो ना तो संसद का सदस्य होता है ना मंत्री विधानसभा का सदस्य होता है, लेकिन फिर भी वह मंत्री बन जाता है। लेकिन उसको 6 माह के भीतर दोस्तों क्या करना पड़ता है, यानी कि उसको संसद या विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। अगर 6 माह के भीतर दोस्तों अगर वो ग्रहण नहीं करता तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों अब मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है कि कोई भी व्यक्ति है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्यकाल, यानी हम कह सकते हैं कि जो चाहे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है या विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, तो वह व्यक्ति जो मंत्री बनेगा, यानी कि ना तो वो संसद का सदस्य नहीं है और ना ही वह विधानसभा का, ना ही वह विधानसभा संसद का या लोकसभा का, ठीक है, वह व्यक्ति 6 माह के भीतर दोस्तों अपनी सदस्यता ले सकता है। यानी कि फिर उसको दोबारा से वह सदस्यता नहीं ले सकता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, आप इसके अर्थ को आप समझिएगा दोस्तों, इसकी मीनिंग को आप समझिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति है वो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं है,
अगर यानी कि लोकसभा और विधानसभा में कार्यकाल के सिर्फ एक बार ही वो मंत्री बन सकता है। दोबारा मंत्री अगर वो बनेगा तो उसको सदस्यता लेनी ही पड़ेगी। ऐसा दोस्तों केस आया था हमारे पंजाब राज्य वर्सेस SR देसाई के से रिलेटेड, ये एक वाद आया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़े दोस्तों, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारी मंत्रिपरिषद है, उस मंत्रिपरिषद का स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर कुछ फैक्ट मैं बताऊंगा, उसको आप याद रखिएगा, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये फैक्ट बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर भी स्टूडेंट अक्सर इन फैक्ट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। तो ये पहले हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं, फिर बाद में हम मंत्रिपरिषद का जो स्ट्रक्चर है, उसकी संरचना, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, हमारा जो 1991 हुआ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है 2003 के अंदर, यानी कि 91वां संविधान संशोधन 2003। इस 2003 के अमेंडमेंट में दो खंड जोड़े जाएंगे दोस्तों। दोस्तों याद रखिएगा, अब मैं आपको बता दूं दो खंड कौन से हैं। एक आर्टिकल 75 में एक खंड जोड़ा गया, खंड 1, यानी कि खंड 1, और दूसरे दो खंड जोड़ेंगे, खंड 1 और खंड क और खंड 1 खंड ख। देखिए दोस्तों, इनको आप कैसे इसको आप काउंट कर सकते हो कि आर्टिकल 75 क्लोज 1 सब क्लोज क, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हो। तो आपको याद रखना है कि हमारा जो 91वां संविधान संशोधन है, उसमें 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ है, उसमें दो खंड जोड़े गए हैं। एक तो आर्टिकल 75 क्लोज 1 क्लोज सब क्लोज क, दूसरा जोड़ा गया आर्टिकल 75 क्लोज 1 सब क्लोज ख, ये जोड़े गए। तो इनमें क्या क्या बात बताई गई है उसको आप समझिएगा, और यही दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या बात जोड़ी गई है, देखिएगा। पहला है आर्टिकल 75 क्लोज 1 सब क्लोज क, याद रखिए ऐसे इसको काउंट करेंगे। आर्टिकल 75 क्लोज 1 सब क्लोज क, इसमें यह बात बताई गई है कि प्रधानमंत्री सहित, देखिएगा, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकते। ये आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, अधिकांश ये होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर जो भी जिसकी भी जो गवर्नमेंट होती है, तो वो क्या कहते हैं कि मंत्रियों को लालच देकर, और मंत्रियों को लालच देकर उसको मंत्री पद देकर अपनी सरकार को बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर पर्सनली किसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक तथ्य समझा रहा हूँ। तो दोस्तों आप इसको थोड़ा सा अदर वे में मत ले जाइएगा कि कोई भी सरकार है, अपने सरकार को लाने के लिए, अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए लालच देकर मंत्रियों को मंत्री पद दे दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों गवर्नमेंट को काफ़ी इसमें खर्चा उठाना पड़ता है। तो इस खर्चे को कम करने के लिए सरकार के द्वारा एक निर्णय लिया गया, यानी कि हमारी सर्वोच्च न्यायालय के अंदर हम यूँ कह सकते हैं, हमारे संविधान के अंदर एक अमेंडमेंट लाया गया, 91वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, इसमें बताया गया कि जो प्रधानमंत्री सहित मंत्री की कुल संख्या, यानी कि प्रधानमंत्री इसमें इंक्लूड रहेगा, मंत्रियों की कुल संख्या के लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% ही इसमें मंत्री बन सकते हैं। इसका मतलब अगर परसेंट की बात है तो मैक्सिमम 15% मंत्री बनेंगे, या हम व्यक्तियों की यानी कि मंत्रियों की बात करें तो 81 मंत्री ही बन सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं 81.75। तो आप इसको 75 को तो आप इंक्लूड कर लीजिए 81 में, 81 में। तो याद रखिए, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये समझ में आएगा क्या, एक बार फिर से सुनिएगा। देखिएगा, आर्टिकल 75 क्लोज फर्स्ट सब क्लोज क में ये बात बताई गई है कि हमारे कितने मंत्री रहेंगे, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में मंत्री पद कितने मंत्रियों को दिया जाएगा। दोस्तों वो कितने को दिया जाएगा, वो सिर्फ या तो 15% इसका आंसर लगा सकते हो, या 81 व्यक्ति यानी कि 81 मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या के लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 545 के 15% रहेगा। तो 15% अगर हम निकालेंगे तो 545 इंटू 15 ये, इसको 100 से आप इसको गुणा करोगे या डिवाइड करोगे तो इसमें आंसर आएगा 81.75 आएगा दोस्तों। तो ये इतने व्यक्ति बन सकते हैं। तो ऐसे हम हमारे राज्यों की अगर बात करें तो देखिएगा, अगर हमारे विधानमंडल है, यानी कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के
15% हो गए। तो हमारे भारत, अब राजस्थान की अगर बात करें तो विधानसभा में कितने सदस्य हैं, यानी कि 200, ठीक है। 200 इंटू कितने प्रतिशत, यानी कि 15 बटा हुआ कितने, 100। तो देखिएगा 100 से 0 कट गया, और ये 15 दूना 30, यानी कि 30 मंत्री ही बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारे राजस्थान की बात बता रहा हूँ आपको। ऐसे अगर किसी भी अदर किसी भी स्टेट में अगर किसी के अगर 300 अगर सदस्य हैं विधानसभा में, तो देखिएगा यानी कि 15 × 3 = 45 हो गया। तो ऐसे आप याद रखिएगा, ठीक है। तो 15% इसमें क्या रहेंगे, मंत्री बने रहेंगे। तो ये 91st वह जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है ना 2003 में, तो इसमें ये बात बताई गई। तो ये क्लोज कौन सा है दोस्तों, आर्टिकल 75 क्लोज फर्स्ट सब क्लोज के अंदर ये बात बताई गई है। अब देखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 75 क्लोज फर्स्ट सब क्लोज ख में क्या बात बताई गई, उसको भी आप देख लीजिएगा। देखिएगा, संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तो ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिए भी अयोग्य होगा। देखिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति है संसद का सदस्य है, अगर वह दल बदल करता है दोस्तों, यानी कि अपनी पार्टी चेंज करता है, तो दोस्तों उसके लिए एक बात बताई गई है, जो भी 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में ये बात बताई गई है कि उस व्यक्ति को क्या करेगा, यानी कि संसद की सदस्यता से तो अयोग्य घोषित होगा ही होगा, लेकिन दोस्तों उसका जो मंत्री पद भी, उसको मंत्री पद के लिए भी उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। देखिएगा, एक बात और देखिएगा, एक विशेष बात है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप मंत्री है, यानी कि केंद्र सरकार के, यानी कि लोकसभा का आप सदस्य है, और दोस्तों उसकी सदस्य कैसे खत्म हो सकती है, एक बार दूसरी बात और सुनिएगा। एक तो क्या है कि अगर आप दल बदल करोगे तो मंत्री पद के लिए आप अयोग्य होंगे। दूसरी बात है कि दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूं कि आप किस आधार पर आप मंत्री पद के अयोग्य होंगे। अगर मान लेते हैं कि आप अगर लोकसभा का सदस्य है और लोकसभा के सदस्य हैं और आप लगातार लोकसभा के अंदर 6 माह तक एब्सेंट हो, यानी कि आप पे जो भी बैठक होती है उसमें आप अनुपस्थित रहते हो, तो दोस्तों आपको क्या है, आपको 6 माह तक लगातार अनुपस्थित होने के कारण भी दोस्तों आपका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। तो दूसरा ये तरीका ये है, ओके। तो आई होप डियर से फ्रेंड आपको ये चीज़ें समझ में आ गई ना, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा, पहली बात तो क्या है कि दोस्तों दल बदल के आधार पर आपकी सदस्यता अयोग्य, यानी कि आप मंत्री पद के अयोग्य होंगे, हम यूँ कह सकते हैं कि आपका मंत्री पद जा सकता है। दूसरा है कि अगर आप अगर सदन के अंदर अगर लगातार 6 माह तक, देखिए ये आपको दिखाई नहीं दे रहा ना, तो ये 6 माह है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए ये 6 मंथ है, ओके, ये 6 माह है। तो 6 माह के लिए आप अगर संसद में अनुपस्थित रहते हो तो आपका मंत्री पद वैसे भी समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको आपका जो मंत्री परिषद स्ट्रक्चर है, यानी कि मंत्री परिषद की संरचना से पहले कुछ फैक्ट्स मैंने बताए हैं, तो इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उनको याद रखिएगा। और दोस्तों ये डीप कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि ये एक तो ये आर्टिकल आप ये आपका अमेंडमेंट याद रखिएगा। एक दोस्तों जो इसकी सदस्यता खत्म होती है, आर्टिकल जो 75 क्लोज फर्स्ट क्लोज सब क्लोज ख में ये बात बताई गई कि 2 तरीके से उसकी सदस्यता खत्म हो सकती है। एक तो आपको दल बदल होने के कारण, और आप एक लगातार 6 मंथ के लिए आप अगर संसद के अंदर उपस्थित नहीं होते हो तो आपका पद बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो याद ये रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमारी मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में। देखिए दोस्तों सॉरी, देखिए मंत्रिपरिषद की संरचना की बात अगर करें तो कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। देखिए दोस्तों, ऑब्वियसली हम यूँ कह सकते हैं 3 प्रकार के मंत्री हो सकते हैं, जैसे एक तो कैबिनेट मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री, एक उप मंत्री होता है ना। तो वैसे तो मंत्री परिषद यानी मंत्री परिषद के अंदर मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर हम 2 और प्रकार के मंत्री पढ़ेंगे। एक तो राज्य मंत्री, जिसको हम कह सकते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, और एक ही संसदीय जो सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है, उसकी बात अपन कर लेते हैं। वैसे तो संसदीय सचिव आज वर्तमान में इसके पद को बिल्कुल समाप्त किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उनके पास वो कोई काम रहा नहीं है, ठीक है। तो ये मंत्री होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कैबिनेट मंत्री होते हैं। अब कैबिनेट मंत्री में दोस्तों प्रधानमंत्री सहित पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल होता है ना, वो सारे के सारे इसी में शामिल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक राज्य मंत्री होता है, एक उप मंत्री होता है। इसके अलावा दोस्तों एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि एक राज्य मंत्री होते हैं, वो भी कैसा, स्वतंत्र प्रभार वाला। यानी स्वतंत्र प्रभार की अगर बात करें तो दोस्तों इनको कोई भी अगर विभाग दे दिया जाता है तो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, निर्बाध रूप से वो क्या करेगा, अपना फैसला खुद ले सकता है। इस पर किसी
भी मंत्री या प्रधानमंत्री या किसी के ऊपर इस पर बाउंड नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो ये अभी हम आके बात पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो वैसे तो मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन दो दो मंत्री, जैसे एक तो राज्य मंत्री, एक संसद जो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, उनको उनको भी हम पढ़ेंगे, और एक संसदीय जो सचिव होता है उसको भी हम पढ़ेंगे, जो सेक्रेटरी के रूप में कार्य करता है, तो वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कैबिनेट मंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। देखो दोस्तों, कैबिनेट मंत्री की अगर बात करें तो कैबिनेट मंत्री में तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री सहित, यानी कि प्रधानमंत्री को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि मंत्री होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री भी क्या होता है, एक मंत्री होता है, ठीक है। देखिए इनके पास, किनके पास, कैबिनेट मंत्रियों के पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण जो मंत्रालय होते हैं, हम यूँ कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री कौन कहलाते हैं, जिसको बड़े बड़े जो विभाग होते हैं उनको दिए जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि ये गृह मंत्रालय दिया जाता है, या रक्षा मंत्रालय दिया जाता है, वित्त मंत्रालय, विदेशी मामलों के अन्य और अन्य मंत्रालय दिए जाते हैं, उनको हम कैबिनेट के अंदर शामिल करते हैं। सरकार द्वारा किए गए निर्णयों के लिए मात्र कैबिनेट स्तर में के मंत्रियों की बैठक बुलाई जाती है। अगर हम कह सकते हैं कि विशेष जो निर्णय लिए जाते हैं देश के हित के अंदर, तब दोस्तों इन कैबिनेट मंत्रियों का ही की बैठक होती है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 108, यानी कि आर्टिकल 108 के द्वारा विशेष परिस्थिति में दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, कैबिनेट की बैठक बुला सकते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो कैबिनेट में दोस्तों प्रधानमंत्री सहित केंद्र सरकार के जो मंत्रालय होते हैं उनके जो मंत्री होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, जैसे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्री है, विदेश मंत्रालय, इन सभी को इन सभी में ये सभी जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट के अंदर शामिल रहते हैं, ठीक है। और सरकार द्वारा दिए गए निर्णयों के लिए मात्र कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की बैठक बुलाई जाती है। तो ये तो हो गए दोस्तों कैबिनेट मंत्री, ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री को भी इंक्लूड किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि जो राज्य मंत्री होता है और जो जो स्वतंत्र प्रभार वाला हो रहा है ना, तो देखिए ये स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री की बात अपन कर लेते हैं। देखो इस प्रकार की जो मंत्री होते हैं ना, उनके पास एक तो क्या विभाग, या हम कह सकते हैं कोई मंत्रालय होता है ना, स्वतंत्र रूप से इसको सुपुर्द कर दिया जाता है, उनको दे दिया जाता है। इसमें यूँ हम कह सकते हैं कि इन पर किसी भी मंत्री का कोई बाउंडर नहीं होता है, यानी कि नियंत्रण नहीं होता, ये बिल्कुल बेधड़क से अपना कार्य करते हैं, बिल्कुल निर्बाध रूप से कार्य करते हैं, ठीक है। ये भी दोस्तों वैसे तो कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं ये, यानी कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, ये इनकी सहायता के लिए ये स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री में जब मंत्रालय में अगर कोई वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाता है, तब ये इनकी सहायता करते हैं। कौन थे, राज्य मंत्री, हम कह सकते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। एक बार फिर से देखिएगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के मंत्री को कोई मंत्रालय या विभाग स्वतंत्र रूप से इसको सुपुर्द कर दिया जाता है, और बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, फ्रीडम रूप से वो अपना काम करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इसके जो राज्य मंत्री होते हैं, जो स्वतंत्र प्रभार वाले जो मंत्री होते हैं, ये कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं। जब कैबिनेट मंत्रालय के अंदर दोस्तों अगर वर्कलोड बढ़ जाता है तो इनकी सहायता ली जाती है। इनके अलावा देखिए दोस्तों, यह इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है, इसलिए उन्हें राज्य मंत्री, या हम यूँ कह सकते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री भी हम इसको कहते हैं। तो आई होप्स डियर फ्रेंड आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है ना, ठीक है। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी तो मैंने कैबिनेट मंत्री के बारे में आपने पढ़ लिया, एक हमने राज्य स्वतंत्र प्रभार वाले, जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों के बारे में हम पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं उप मंत्री की बात करते हैं। देखिएगा उप मंत्री भी एक मंत्री पद पर मंत्री को बिठाया जाता है, ठीक है। तो उनकी बात अपन कर लेंगे। देखिएगा उप मंत्री क्या होता है, यह मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री नहीं होते दोस्तों, यानी कि ये स्वतंत्र प्रभार वाले नहीं होते हैं। देखो दोस्तों, ये जो इनका काम क्या होता है, उप मंत्रियों का काम, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक तो कैबिनेट मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है। इन दोनों ही मंत्रालयों के अंदर अगर वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि काम ज़्यादा बढ़ जाता है, तो दोस्तों उनकी सहायता के लिए दोस्तों उप मंत्री क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ये फिर क्या करते हैं कि राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं। जिस तरह राज्य मंत्री यानी कि स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री कैबिनेट मंत्रालय में जब वर्कलोड बढ़ता है तब वो जहाँ पर कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं, ऐसे ही दोस्तों उप मंत्री होते हैं, वो कैबिनेट मंत्रालय और राज्य मंत्रालय के मंत्रियों की वो सहायता करते हैं। अब देखिए कौन कौन से कामों में वो सहायता करते हैं। जैसे मान लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कोई काम हो, यानी कि प्रशासनिक काम हो, या पॉलिटी से रिलेटेड कोई काम हो, या हमारी पार्लियामेंट के अंदर कोई काम हो, ऐसा है ना, तो उन कामों को बिल्कुल ये इनकी सहायता करते हैं। कौन, उप मंत्री, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में भी आ रही हैं। और दोस्तों
देखो दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप बिल्कुल लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब बढ़ाइएगा दोस्तों, ठीक है। और भी मेहनत करूँगा आपके लिए दोस्तों। मैं पूरा जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको स्टडी करवाने वाला हूँ दोस्तों। और दोस्तों इसके आप नोट्स भी बनाएंगे, यानी कि नोट्स के फॉर्मेट में ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। तो आप दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो आप क्या करोगे, जैसे वीडियो है वीडियो को पॉज करके उसके नोट्स भी आप लगातार बनाते रहेगा, क्योंकि आने वाली इन फ्यूचर जो भी कॉम्पिटिटिव जो भी एग्ज़ाम है दोस्तों उसमें बिल्कुल आपको बिल्कुल बिल्कुल अच्छा आप इसके स्कोर कर सकते हो आपके एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। देखिएगा, ये तो हमने बात कर ली, सभी मंत्रियों की बात कर ली है, यानी कि हमने बात की एक तो कैबिनेट मंत्री के बारे में, एक राज्य मंत्री यानी कि स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, एक उप मंत्री के बारे में। और वैसे हम कह सकते हैं मंत्रियों के प्रकार ये तीन ही होते हैं, लेकिन इसके अलावा और मंत्री हैं। देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। अब देखिए संसदीय सचिव की बात अपन करते हैं कि इसको भी हम मंत्री के रूप में इंक्लूड करते हैं। देखिएगा, संसदीय सचिव की बात अगर करें तो यह मंत्री परिषद की अंतिम श्रेणी होती है दोस्तों, है ना। ये मंत्री परिषद की अंतिम श्रेणी होती है। इनके पास कोई किसी प्रकार का डिपार्टमेंट नहीं होता दोस्तों, इनके विभाग नहीं होता इनके पास। ये तो सिर्फ दोस्तों क्या करते हैं कि जो हमारे संसदीय जो सचिव है ना, ये जो वरिष्ठ मंत्री होते हैं ना दोस्तों, उन वरिष्ठ मंत्रियों को कार्यों के अंदर दोस्तों सहायता करते हैं, यानी कि संसदीय कार्य में ये सहायता प्रदान करते हैं दोस्तों। तो इनके पास वैसे तो कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, कोई विभाग नहीं होता, कोई मंत्रालय नहीं होता, लेकिन ये क्या करते हैं कि दोस्तों हमारे जो मंत्री होते हैं ना, वरिष्ठ मंत्री होते हैं ना, उन वरिष्ठ मंत्रियों की क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं। तो बस इतना इनका यही काम है। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में अब थोड़ा धीरे धीरे दोस्तों इस संसदीय सचिव का जो मंत्री होते हैं उनको उनके पद को बिल्कुल समाप्त कर दिया करने वाले हैं दोस्तों, किया जाएगा, ठीक है। देखिएगा, अब इसके में फैक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए 1967 यानी कि 1967 में राजीव गांधी की सरकार में प्रथम विस्तार को छोड़कर कोई भी संसद सचिव अभी तक नियुक्त नहीं किया गया। हम यूँ कह सकते हैं 1967 में हमारे राजीव गांधी की सरकार थी, उस वक्त दोस्तों संसदीय सचिव बनाया गया था, लेकिन उस यानी 1967 के बाद में और आज तक संसदीय सचिवों की नियुक्ति नहीं की जा रही। इसीलिए हम कह सकते हैं कि संसदीय सचिव के जो पद है उसको समाप्त किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है साहब। अब देखिएगा, कुछ बात और कर लेते हैं, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, अगला हम बात करते हैं, कभी कभी मंत्री परिषद में उप प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जा रहा है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ये होता है कि जो हमारा जो जो मंत्री परिषद के अंदर जो उप प्रधानमंत्री होते हैं उनको भी हम शामिल कर लेते हैं, और वो भी फिर क्या होता है कैबिनेट मंत्रालय में बिल्कुल इंक्लूड हो जाते हैं। कैसे, देखिएगा, अब तक वैसे तो अब तक कौन कौन से उप प्रधानमंत्री बने हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइएगा भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था, तो दोस्तों आपको बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और सबसे लास्ट में दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। ये पहले तो सबसे पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सबसे अंतिम में उप प्रधानमंत्री कौन था, लाल कृष्ण आडवाणी थे दोस्तों, ठीक है। देखिएगा, पहले हम बात करेंगे सरकार, किसकी सरकार में कौन सा उप प्रधानमंत्री बना उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार की अगर बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के अंदर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था, और प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर दोस्तों इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने, सरकार बनी, उस वक्त उप प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों, मोरारजी देसाई। फिर मोरारजी देसाई की सरकार बनी, उस वक्त उप प्रधानमंत्री कौन था, चौधरी चरण सिंह थे। फिर चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी, तब उप प्रधानमंत्री कौन बने, जगजीवन राम बने। फिर वीपी सिंह की सरकार बनी, तब उप प्रधानमंत्री देवीलाल जी। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, तब उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी जी को बनाया गया था। और लाल कृष्ण आडवाणी ही भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री थे, और प्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों। तो आई होप्स डियर फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है, ठीक है। बढ़े आगे, चलिएगा बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल नोट्स बना रहे हो दोस्तों, वेरी गुड, बना रहे हैं, ओके। देखिएगा, अब आपने थोड़ा सा
सॉरी, आपने एक बात और पढ़ी होगी दोस्तों, किचन कैबिनेट पढ़ा होगा आपने कभी, किचन कैबिनेट, ठीक है। तो देखिए ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। देखो दोस्तों, किचन कैबिनेट होता है ना, उसमें कौन कौन से मंत्री होते हैं देखिएगा। किचन कैबिनेट में देखो, एक तो मंत्रिमंडल होता है जिसको हम कैबिनेट मंत्री कह सकते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री सहित सारे के सारे कैबिनेट मंत्री वो किचन कैबिनेट में आते हैं दोस्तों। एक होता है बाहरी लोग, यानी कि प्रधानमंत्री क्या है, बाहरी लोगों को भी इस किचन कैबिनेट में शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री की जितने भी रिलेटिव होते हैं, यानी कि कोई फ्रेंड सर्किल में हो या उसका फैमिली मेंबर कोई भी हो, तो उसको भी दोस्तों वो क्या कर लेते हैं कि किचन कैबिनेट के सदस्य बना देते हैं, यानी कि मंत्री बना देते हैं। तो किचन कैबिनेट इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम मंत्रिमंडलीय जो समितियां हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। और दोस्तों वैसे तो मैं इसका इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा मंत्रिमंडलीय समितियों का, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ तो उसको आप समझ गया। देखिए दोस्तों, मंत्रिमंडलीय जो समितियां ना, वो संविधानोत्तर है, संविधानेतर, ठीक है। नेतर यानी उत्तर, यानी कि संविधान में इन मंत्रिमंडलीय समितियों को कोई किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। बाद में दोस्तों इनको जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, मंत्रिमंडलीय जो समितियां होती है दोस्तों, वो कैसी होती है, संविधानेतर होती है, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि संविधान में इनका किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। फिर भी दोस्तों उनका गठन हेतु अनेक नियम या प्रावधान बनाए गए हैं। कौन कौन से प्रावधान बनाएंगे वो तो हम आगे बात करेंगे। हम पर्सनली एक वीडियो इसके बारे में अपलोड करेंगे, ठीक है। देखिएगा, जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है दो प्रकार की होती है दोस्तों। कौन कौन सी, एक तो स्थायी समिति और एक तदर्थ समिति। तदर्थ समिति को आप अस्थायी भी कह सकते हो, कंफ्यूज में होने की बात नहीं है। स्थायी और अस्थायी, यानी कि अस्थायी और अस्थायी, अस्थायी को आप तदर्थ समिति भी हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी तदर्थ समिति और अस्थायी समिति, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, समय समय पर विशेष मामलों पर गठित की जाती है, यानी कि इसको बिल्कुल सडन, यानी कि अचानक इस तदर्थ समिति का गठन किया जाता है। और तदर्थ समिति का गठन करने के बाद में, काम पूर्ण होने के बाद में, इस समिति को बिल्कुल क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। इसीलिए इसको दोस्तों तदर्थ समिति या हम यूँ कह सकते हैं अस्थायी समिति हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि 1962 में चाइना और इंडिया के मध्य जब युद्ध हुआ, तब दोस्तों इसका गठन किया गया था, यानी कि तदर्थ समिति का अस्थायी रूप से गठन किया गया था। जैसे इस काम पूरा हुआ और इसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार की समिति को हम तदर्थ समिति या अस्थायी समिति हम कह सकते हैं। एक बार इसको पढ़िएगा, समय समय पर विशेष मामलों पर गठित की जाती है। इसका कार्य पूर्ण होने पर दोस्तों इसको समाप्त कर दिया जाता है। जिसका सबसे एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है 1962 में चाइना के साथ जब भारत का युद्ध हुआ, तब इस प्रकार की समिति का गठन किया गया। काम पूर्ण हुआ, समाप्त हुआ युद्ध, इसको भी समाप्त कर दिया गया। अब आगे देखिए, स्थायी समिति की हम बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा समय की मांग की स्थिति के अनुसार, यानी कि समय की मांग की स्थिति के अनुसार दोस्तों स्थायी समिति का क्या करते हैं, वो निर्माण करते हैं। और इस समिति के अंदर दोस्तों 3 से लेकर 8 कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें कैबिनेट इस तरह के ही मंत्री शामिल होते हैं, यानी कि स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, ना तो संसदीय सचिव होते, सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही इसमें शामिल होते हैं आपकी स्थायी समिति में। लेकिन दोस्तों इसमें कितने होते हैं, यानी कि 3 भी हो सकते हैं और 8 भी हो सकते हैं, यानी कि कम से कम 3 और अधिक से अधिक 8 मंत्री, कैबिनेट मंत्री इस स्थायी समिति के क्या होते हैं, शामिल होते हैं, इसके सदस्य होते हैं। दोस्तों अगर सदस्य ये होते हैं तो अध्यक्ष कौन होता है, या तो होम मिनिस्टर हो सकता है या फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि हम कैसे वित्त मंत्री इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। नेतृत्व तो सिर्फ आपको पता है दोस्तों पीएम करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा, यानी कि प्रधानमंत्री करेगा। तो याद रखिएगा, स्थायी समिति के सदस्य 3 से 8 कैबिनेट मंत्री होते हैं। इसका अध्यक्ष गृह मंत्री भी हो सकता है, वित्त मंत्री भी हो सकता है, लेकिन नेतृत्व इसका संचालन कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो दोस्तों थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, 4 महत्वपूर्ण स्थायी समितियों की हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 4 महत्वपूर्ण समिति कौन कौन सी हो सकती है। वैसे तो हम आगे एक अलग से इसका वीडियो बनाएंगे सभी समितियों के बारे में, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। 4 प्रकार की समितियां कौन कौन सी, एक तो देखो राजनीति मामले संबंधित समिति, यानी कि पॉलिटी से रिलेटेड सभी जो मामले होते हैं उसमें उसके लिए एक राजनीतिक मामले संबंधित समिति बनाई गई है। और इसका अध्यक्ष दोस्तों पीएम यानी कि प्रधानमंत्री होता है। इसी को दोस्तों सुपर कैबिनेट कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि हमारी जो समिति है, यानी कि जो स्थायी समिति है, इस स्थायी समिति में एक समिति बनाई गई जिसको हम कैसे, राजनीतिक मामले संबंधित समिति। इसी को दोस्तों सुपर
कैबिनेट कहते हैं। इसके बाद दूसरी है आर्थिक मामलों से संबंधित समिति। इसका भी दोस्तों पीएम यानी कि अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। एक होती है दोस्तों नियुक्ति समिति, यानी कि जो नियुक्त करते हैं ना सदस्यों को, उसके लिए एक समिति बनाई गई है, उसकी भी अध्यक्षता दोस्तों पीएम ही करते हैं। लेकिन दोस्तों एक संसदीय मामलों के अंदर एक समिति बनाएगी, इसका अध्यक्ष दोस्तों गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर ही होता है। तो ये 4 प्रकार की समितियां दोस्तों, इन सभी 4 प्रकार की समितियों को हम आगे बात करेंगे डिटेल से। इसका एक पर्सनली एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बहुत ही डिटेल से हम पढ़ाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जुड़े रहेगा, और टेक स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। अभी तो हम और पढ़ाने वाले हैं, थोड़ा सा और वेट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मानता हूँ कि वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, 40 मिनट तक हो गया है, लेकिन फिर भी दोस्तों थोड़ा सा और है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ओके, देखिएगा, हमने आर्टिकल 74, 75 और आर्टिकल 78 की हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों 78 में क्या बात बताई गई है कि जो हमारा प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है दोस्तों, उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, पहला कर्तव्य हम कहेंगे, ड्यूटी कहेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा संघ की जानकारी, यानी कि राष्ट्रपति अगर संघ की जानकारी लेना चाहता है, और संघ की जानकारी कौन कौन सी हो सकती है, या एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक जानकारी ले सकता है, या कार्यकलाप संबंधी जानकारी ले सकता है, किससे, प्रधानमंत्री से ले सकता है। और दोस्तों प्रधानमंत्री को ये जानकारी बिल्कुल राष्ट्रपति को देनी ही पड़ेगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री होता है ना, वो राष्ट्रपति के प्रति क्या होता है, कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा संघ की जानकारी मांगने पर प्रधानमंत्री इन सभी जानकारी को राष्ट्रपति को देगा। ओके, दूसरी बात करते हैं, यदि किसी मंत्री ने अपने विभाग में संबंधित किसी विषय पर कोई निर्णय लिया है जिसे मंत्रिपरिषद के विचार के लिए नहीं रखा गया है, तो राष्ट्रपति निर्देश पर प्रधानमंत्री से विचार के लिए रख सकता है। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है, ये आर्टिकल 78 में बात बताई गई है। तो आप मोटा मोटा ये याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी होता है। हम यूं कह सकते हैं कि राष्ट्रपति क्या करेगा कि संसद से संबंधित सभी जानकारी, संघ से संबंधित सभी जानकारी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बिल्कुल ले सकता है, और दोस्तों इसमें प्रधानमंत्री ये जानकारी देनी ही पड़ती है। तो ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 78 में ये बात बताई गई है। ओके, अब देखते हैं, अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप देख लीजिएगा दोस्तों। ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिएगा, हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया। दोस्तों विश्वास जैसे निंदा प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है ना, काफ़ी प्रस्ताव होते हैं दोस्तों, वो तो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन जो मंत्रिपरिषद के खिलाफ जो एक प्रस्ताव लाया जाता है, तो उसको हम अविश्वास प्रस्ताव हम कह सकते हैं। तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, तो दोस्तों याद रखना है 1963 के अंदर ये पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। किनके खिलाफ, मंत्रिपरिषद के खिलाफ, यानी कि मंत्रियों के खिलाफ ये पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1963, पहली बात। दूसरी बात है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में, याद रखिएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे। यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात हमारी जो पहली मंत्रिपरिषद थी, उसमें कुल कितने सदस्य थे, और इसमें इंक्लूड करेंगे इसको प्रधानमंत्री, जैसे हम कह सकते हैं प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी सरकार की हम बात करें तो उस वक्त दोस्तों प्रथम मंत्रिपरिषद में 36 कैंडिडेट यानी कि 36 सदस्य थे। 2 बातें हो गई है, पहला प्रथम अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया, 1963, ठीक है। प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री से कुल कितने सदस्य थे, 36 यानी कि 36। अगली बात अपन करते हैं, देखिएगा, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला
हम यूँ कह सकते हैं कि जो अभी मैंने आपको बताया था ना कि प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री से कुल कितने सदस्य, 36, उसमें एकमात्र महिला थी दोस्तों इन 36 सदस्यों में। और दोस्तों वह थी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजकुमारी अमृता कौर, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस वक्त दोस्तों ये हेल्थ मिनिस्टर थी, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री थी। तो इन 36 सदस्यों में एकमात्र महिला थी राजकुमारी अमृता कौर। अब देखिएगा, इसके अलावा हम और बात करते हैं, स्वतंत्र भारत में जो प्रथम जो मंत्री बने हैं वो कौन कौन बने उसकी हम बात करते हैं। तो दोस्तों इनको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, सबसे पहली बात अपन करते हैं कि प्रथम रक्षा मंत्री, होम मिनिस्टर कौन थे? बलदेव सिंह थे, ठीक है। सॉरी, होम मिनिस्टर नहीं दोस्तों, रक्षा मंत्री थे दोस्तों। और प्रथम फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, यानी कि वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। ये याद रखिएगा बहुत दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है। पहला है एजुकेशन मिनिस्टर, यानी कि अबुल कलाम आज़ाद। पहला है श्रम मंत्री, लेबर है मिनिस्टर, जगजीवन राम। प्रथम यानी कि जो योजना मंत्री थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। और प्रथम जो कानून मंत्री दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी थे। तो ये याद रखिएगा, प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, प्रथम वित्त मंत्री जॉन मथाई, प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद, प्रथम श्रम मंत्री जगजीवन राम जी थे, प्रथम योजना मंत्री गुलजारी लाल नंदा जी थे, और प्रथम कानून मंत्री दोस्तों क्या भीमराव अंबेडकर जी थे। दोस्तों जो गुलजारी लाल नंदा जी है ना, ये यूपी के पहले सीएम बने, यानी कि मुख्यमंत्री बने थे, यानी चीफ कमिश्नर बने थे, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर बने थे दोस्तों, सीएम, तो याद रखिएगा। यूपी के प्रथम प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, यानी कि गुलजारी लाल नंदा जी थे। इसके अलावा देखिए दोस्तों, संसदीय मंत्रिपरिषद में जो पहले जो त्यागपत्र दिया था दोस्तों, वो किसके किसके द्वारा दिया गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा दिया गया था। और उस वक्त दोस्तों ये उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, तो इनके द्वारा पहला त्यागपत्र दिया गया था। इसके अलावा अगली बात अपन करते हैं कि दोस्तों मंत्रिपरिषद के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता ना, तो उसमें कम से कम लोकसभा के कितने सदस्य उस प्रस्ताव पर साइन करेंगे? वो है 50 सदस्य साइन करेंगे, तभी वो प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव जो 1963 के अंदर ये लाया गया था, कौन सा? अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? और दोस्तों मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है दोस्तों। तो दोस्तों जुड़े रहेगा, और अपना दोस्तों टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। और दोस्तों अपना बिल्कुल ख्याल रखिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में कोरोना की जो थर्ड जो है, यानी कि थर्ड इसकी कंडीशन है वो बिल्कुल आ गई है, लहर आ गई है। तो दोस्तों खुश रहिएगा, और दोस्तों कोरोना से दूर रहेगा, डिस्टेंस बना के रहेगा, और दोस्तों मास्क लगाते रहेगा, हैंड वॉश करते रहेगा, खुश रहेगा, अपने से बड़ों को खुश रखेगा, अपने छोटों से खुश रखेगा। और दोस्तों फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।